डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन लर्निंग। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम फिर मिले हैं कार्बनिक रसायन का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने कार्बनिक रसायन के हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम एक नया फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहली बात तो ये आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 है। हमारी कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर ये 2 है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वो था आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जनरल डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करूं तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर नहीं है। क्यों छोटा सा चैप्टर नहीं है? ये थोड़ा सा हमारा लेंथी चैप्टर है क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक चीज के बारे में नहीं पढ़ना, हमें एल्कोहल के बारे में भी पढ़ना है, फिनॉल के बारे में भी पढ़ना है, ईथर के बारे में भी पढ़ना है। तो बच्चों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम जब भी कोई कार्बनिक रसायन का चैप्टर पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम उसका वर्गीकरण सीखते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नाम पद्धति की तरफ कि हम उसको सामान्य नाम क्या दें और आईयूपीएसी नाम क्या दें। उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसको बनाएंगे कैसे, बनाना मतलब उसके विरचन की विधियां। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसके भौतिक गुणों की तरफ और उसके बाद हम जानते हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो इस चैप्टर को भी हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों की इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उनका वर्गीकरण भी देखेंगे। और वर्गीकरण के बाद बच्चों अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना वो नाम पद्धति के ऊपर होगा। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन और जनरल डिस्क्रिप्शन किसके बारे में? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। क्लियर? तो शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से हमारा चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी का। और आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसका नाम है आधारभूत संकल्पनाएं एवं वर्गीकरण, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इन दो चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात हुई है एल्कोहल के बारे में। किसकी बात हुई है? एल्कोहल। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आपने देखा हेलो एल्केन में जो आपके एल्केन समूह होते हैं या एल्केन मतलब जो आपके कार्बन की श्रृंखला होती है, अगर वो RX है तो मैं उसको हेलो एल्केन कहूंगी, लेकिन अगर वो रिंग के ऊपर RX है तो मैं उसको हेलो एरीन कहूंगी। तो आप ये तो समझ चुके हो कि आपकी कार्बन की श्रृंखला कौन सी होती है और आपकी जो रिंग वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन सी होती हैं, उनको हम एरीन्स कहते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से पता है। अब बच्चों पढ़ना क्या है? पढ़ना मुझे एल्कोहल के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन समझ गए ना, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक, पहले भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर मैंने एक H को हटा के, मैंने क्या बोला? मैंने एक H को हटाया, उस H को हटा के अगर मैंने वहां पर OH को जोड़ दिया तो बच्चों एक H को हटाकर अगर आप OH को जोड़ते हो तो आप उसको कहते हो कि वो जो यौगिक बना है अब वो कौन सा है? वो एल्कोहलिक समूह का है। क्लियर? चलिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिक। क्लियर है? अब बात किसकी करनी है? बात मुझे करनी है एल्कोहलों के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में से अगर मैंने एक H को प्रतिस्थापित किया, किससे? एक OH से, तो हम क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? जब किसी हाइड्रोकार्बन या हम ये भी कह सकते हैं जब किसी कार्बन की श्रृंखला में से हमने
एक H को हटा के क्या किया, एक H को हटा दिया, और एक H को हटा के मुझे क्या करना है, एक H को हटा के मुझे उसकी जगह पे OH लगाना है। क्या लगाना है, एक H को हटा के मुझे वहां पर OH लगाना है, तो मैंने एक H को हटा के वहां पर OH लगा दिया। ठीक है, तो अब जो संरचना बनी उस संरचना को हम कहेंगे कि वो कौन सी संरचना है, वो अल्कोहलिक समूह की संरचना है। तो जो संरचना बनेगी, तो जो संरचना बनी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम अल्कोहल कहेंगे। क्लियर? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। मैंने बोला किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में, ठीक है, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में मैंने एक H को हटा के क्या कर दिया, एक OH लगा दिया। H हटा, OH लगा, H को प्रतिस्थापित किससे किया, OH से किया। अब जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें आप कोई भी H हटा सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कौन से H को हटाना है। आपने अगर एक H को हटा के वहां OH लगाया तो बच्चों जो OH वाला समूह होता है उसको हम अल्कोहलिक समूह कहते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। तो अल्कोहल को पहचान करने का नियम ही यही है कि उसके पीछे आपको क्या नजर आएगा, OH नजर आएगा। क्या नजर आएगा, OH नजर आएगा। और प्यारे बच्चों इस OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। इस OH को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्लियर? उदाहरण के तौर पे समझते हैं, क्योंकि जब तक हम उदाहरण नहीं करेंगे ये चीजें हमें स्पष्ट नहीं होंगी। उदाहरण समझना है अल्कोहल को लेके। उदाहरण CH4, सब जानते हैं ना ये कौन है, नेचुरल गैस, हमारी प्राकृतिक गैस जिसका नाम होता है मीथेन। CH4 क्या है बच्चों, CH4 का नाम है मीथेन। क्लियर? अब CH4 हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, हमें पता चल रहा है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, और ये एक कार्बन की श्रृंखला भी है। माना कि इसमें एक कार्बन है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन है। करना क्या है, मुझे एक H को हटा के उसकी जगह OH लगाना है। तो मैंने बोला कि CH4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 और एक H। मैंने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे एक H को यहां से हटाना है। हमने बोला कि क्या करो, इसमें से H को हटाओ, H को क्या करो, हटाओ, और जोड़ो किसको, OH को जोड़ो। तो H को हटाओ और OH को क्या करो बच्चों, OH को जोड़ दो। तो देखो H हटेगा, ये बाहर जाएगा और इसकी जगह OH लगेगा। क्लियर? तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा हमारा CH3OH। क्लियर? ये था हमारा मीथेन, इसका नाम है मीथेन। और मैंने किया क्या, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया, इसकी जगह मैंने एक OH को लगा दिया। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन को हटाया मतलब मैंने -H कर दिया, और OH को लगाया मतलब मैंने यहाँ पे +OH कर दिया। OH बन गया। OH देखते ही हम बोलेंगे ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। अब क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मीथेनॉल। क्या नाम होगा, मीथेनॉल। तो मीथेन से क्या बना, मीथेनॉल। क्लियर है बच्चों? देखो जब आप अल्कोहल को लिखते हो ना तो पीछे से साउंड आती है ओल। क्या साउंड आ रही है, अल्कोहल, तो ऑल साउंड आ रही है। तो जब ऑल आपको एंड में नजर आए तो आपको ऑल देखते ही पहचानना है कि वो वाला समूह आपका क्या है, अल्कोहल है। और जब भी आप उसका नाम लिखोगे ना तो वहां पे भी आपको ऑल लगाना पड़ेगा। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो जब भी किसी कार्बन की श्रृंखला में से एक H को हटाया, OH को लगाया, तो हम बोलेंगे हमें क्या मिला, जो चीज हमें मिली वो हमें अल्कोहल मिली। क्लियर है? चलिए एक और उदाहरण को यहां पर लेके चलते हैं अल्कोहल के लिए। ठीक है,
मैंने लिया CH3, CH, CH2, CH3 और मैंने यहां पर एक H लगा दिया। देखो कार्बन पता है हाइड्रोजन के साथ मिलके 4 बंध बनाता है, तो कार्बन के पूरे बंध पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इसका अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले तो पहचानिए ये क्या है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और मुझे पता है कि जब कार्बन 4 होते हैं तो मैं उसे क्या कहूंगी? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो इस पूरी कार्बन की श्रृंखला का नाम हुआ ब्यूटेन। क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम हुआ ब्यूटेन। क्लियर इतना? ब्यूटेन इसको मैं बोलूंगी। अब मुझे यहां से H को हटा के OH को लगाना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूं कि कोई भी H हटा के आप OH लगा सकते हो। मैंने यहां बीच में से H को हटाया है, आप चाहो तो कोई भी H हटा सकते हो, ठीक है। करना क्या है? H को हटाओ, OH को लगाओ, क्योंकि अल्कोहल चाहिए तो H को हटाओ, OH को लगाओ। तो होगा क्या यहां पर? CH3, CH, H यहां से हट गया, OH यहां आया, CH2, CH3। क्लियर इतना बच्चों? मैंने क्या किया? इस H को यहां से उड़ा दिया, ठीक है, और इस H को हटा के मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, क्योंकि मुझे बनाना क्या है? मुझे अल्कोहल बनाना है। क्लियर? अब अगर मैं इस कंपाउंड का, इस वलय का नाम लिखूं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो इसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पर एक चीज स्पेसिफिक है कि जो ओल लगा है ना, वो दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा है। जो ओल लगा है वो कहां लगा है? दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा है। तो मैं इसको बोलूंगी ब्यूटेन टू ऑल। क्या बोलूंगी? ब्यूटेन टू ऑल, और इसको लिखेंगे हम ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर? तो ये हुआ इसका नाम लिखने का तरीका। अभी मैं नाम आपको ऐसे ही बेसिक फॉर्म में सिखा रही हूँ, उस पे हम एक पूरा लेक्चर करेंगे जो हमारे नाम पद्धति नाम से सेकंड लेक्चर होगा इस चैप्टर का। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ी बहुत IUPAC के रूल्स आपको पता हैं, आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 कार्बन, ठीक है। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। जब लिखेंगे तो हम ब्यूटेन को पूरा लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम ई हटा देते हैं और यहाँ पर -2 ओल। ओल मतलब अल्कोहल। क्लियर? तो अल्कोहल की परिभाषा आई होप सबको उदाहरण सहित क्लियर है कि मैंने एक H को हटाया, OH को मैंने यहाँ पर जोड़ा, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, क्योंकि हम जब भी किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं तो सीधी सी बात है, या तो हमारे दैनिक जीवन में, या हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हर कार्बनिक रसायन का एक अपना ही महत्व होता है। तो ये जो अल्कोहल है ना, ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर रखता है। तो कहाँ पर उपयोग होता है? चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो दैनिक जीवन में और औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में अल्कोहल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कहां पर? दैनिक जीवन में एवं उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। दैनिक जीवन और औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में जो आपके अल्कोहल हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। बच्चों अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं पेपर की, ठीक है, पेपर सब आप लोग जानते हो कहां कहां काम आता है पेपर। पेपर आपकी पुस्तक में भी लगा है, पेपर आपकी मैगजीन में भी लगा है, पेपर आपकी कॉपी में भी लगा है, ठीक है। इन सब जगह पे पेपर यूज में आ रहा है। पेपर के बिना तो हम अपनी लाइफ अज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पेपर नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो पेपर को बनाने के लिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वलय है
जो अल्कोहल आपका काम में लिया जाता है। तो पेपर वाली इंडस्ट्री में जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो इथेनॉल नाम से पेपर इंडस्ट्री में ये अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो हम देखेंगे पेपर का यूज ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर नहीं है, और पेपर नहीं होगा तो भी हम अपनी लाइफ अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर नहीं होगा तो हम लिखेंगे कहां पर। तो यहाँ पर ये जो पेपर वाली इंडस्ट्री होती है ना, यहाँ पर इथेनॉल नाम का एक अल्कोहल होता है, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, सेकंड में बात करूं कि आपके जो कपड़े होते हैं, उस कपड़े में जो कपास है, उस कपास में भी बच्चों अल्कोहल है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारी कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां भी अल्कोहल भारी मात्रा में काम में आता है। ठीक है, तो हमारी जो कपड़े में कपास, कपड़े या फिर मैं कह सकती हूं हमारे वस्त्रों में कपास, वस्त्रों में जो कपास है वहां भी किसका प्रयोग हुआ है? अल्कोहल का प्रयोग हुआ है। क्लियर? अब तीसरे उपयोग की बात करती हूं। आपने देखा है कि हमारे घर में जितना भी फर्नीचर बना हुआ है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, अब उस लकड़ी की पॉलिश के लिए एक स्प्राइट यूज में लिया जाता है, एक स्प्राइट को प्रयोग में लिया जाता है, तो वो और कुछ नहीं, वो आपका अल्कोहल ही है। ठीक है, तो तीसरा प्रयोग बच्चों कहां आया? लकड़ी की पॉलिश में, लकड़ी की पॉलिश में स्प्राइट के रूप में। क्लियर है इतना? तो ये तीनों जो उपयोग हैं दैनिक जीवन में, औद्योगिक जगत में और बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे अल्कोहल काम में आते हैं। तो अल्कोहल का महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वो आपका पेपर इंडस्ट्री में है, पुस्तक, मैगजीन, सब में कागज का प्रयोग है। तो पेपर इंडस्ट्री में इथेनॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड में बात करूं कि हमारे जो वस्त्र है उनमें जो कपास है उनमें भी इथेनॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। थर्ड हम बात करें लकड़ी की पॉलिश में, लकड़ी की पॉलिश में स्प्राइट के रूप में भी अल्कोहल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? तो ये हुआ कि अल्कोहल होते क्या हैं, अल्कोहल का उदाहरण क्या है और अल्कोहल के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम आधारभूत संकल्पनाओं के बाद वर्गीकरण पे। ठीक है, हम हर चैप्टर में जो भी टॉपिक होता है उसका वर्गीकरण जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब होता है हमारा क्लासिफिकेशन, यही होता है ना। अब इस क्लासिफिकेशन में मुझे तीन चीजें पढ़नी है। तीन चीजें कौन सी? मुझे अल्कोहल भी पढ़ना है, मुझे फिनोल भी पढ़ना है, मुझे ईथर भी पढ़ना है। तो बच्चों मैंने आपको अल्कोहल तो बता दिया कि अल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने अगर हाइड्रोजन को हटा के OH लगाया तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं। लेकिन हमने अभी इन दो मुद्दों पे बात नहीं की है कि फिनोल और ईथर क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे कि फिनोल और ईथर क्या होता है, उसके बारे में हम उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फिनोल और ईथर को कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो अल्कोहल मैंने पढ़ लिया। अल्कोहल मैंने पढ़ा तो मुझे पता पड़ा कि जैसे मेरे पास में तीन चीजें होती थी, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। तो एल्केन जैसे होते थे हेलो एल्केन, वैसे ही हमारे पास में अल्कोहल भी होते हैं। अल्कोहल मोनो, डाई, ट्राई एवं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। ठीक है, फिनोल भी मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक होते हैं। ईथर ये एक नई चीज है जिसके बारे में हमने नहीं सुना। ठीक है, अब ये टॉपिक हमें पता है तो मैं चलती हूं फिनोल की तरफ। तो पहले हम ये जानेंगे कि फिनोल आखिर में होता क्या है। तो चलिए जानते हैं फिनोल के बारे में। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बोला कि कार्बन की श्रृंखला या किसी हाइड्रोकार्बन में से मैंने H को हटा के OH लगाया तो मुझे अल्कोहल मिल गया। अब बच्चों जो मैंने वो बात की थी वो मैंने हेलो एल्केन्स के बारे में की थी, एल्केन्स के बारे में की थी, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में की थी, कार्बन की श्रृंखला के बारे में की थी। मैंने रिंग वाले किसी भी वलय का नाम नहीं लिया था। अब बच्चों फिनोल आपका कैसे बनेगा? अगर आपने बेंजीन के किसी एक वलय में से H को हटा के OH लगा दिया। अभी तक आप H कहां से हटा रहे थे? आप एक कार्बन की श्रृंखला में से हटा रहे थे। वो श्रृंखला कैसी थी?
खुली श्रृंखला थी, वो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे। लेकिन अब मैं किसकी बात करूंगी, अब मैं एरोमेटिक की बात करूंगी। एरोमेटिक का मतलब जो रिंग की फॉर्म में होंगे, जो बेंजीन के ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फिनोल अपन किसको कहेंगे, जब आपके बेंजीन के वलय में से, बेंजीन के वलय में से एक H को हटा के, एक H को हटा के हमने OH लगाया। क्या किया, एक H को मैंने हटाया और एक H को हटा के मैंने वहां पर क्या लगा दिया, वहां मैंने OH लगा दिया। तो बच्चों एक H को हटा के OH लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर, जो संरचना मुझे मिलेगी, मैं उसको फिनोल कहूंगी। तो OH लगाया तो जो संरचना हमें प्राप्त हुई, जो संरचना हमें प्राप्त हुई उसे हम फिनोल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फिनोल कहेंगे। देखो फिनोल में भी पीछे ओल आ रहा है, तो H हटा के क्या करना है, OH लगाना है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं देखोगे डेफिनेशन, परिभाषा आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी। चलिए बात कर लेते हैं उदाहरण की। मुझे पढ़ना है फिनोल का उदाहरण। क्लियर? चलो, मैंने क्या बोला, बेंजीन का वलय, ये बेंजीन होता है ना, सबको पता है ये बेंजीन होता है। इस बेंजीन में से यहां से कहीं से भी एक H को हटा दो, तो मैंने एक H को यहां से हटा दिया। करना क्या है, मुझे एक H को हटाना है और एक OH को यहां पर जोड़ना है। सिंपल सी बात, एक H को हटा दो और एक OH को यहां पर जोड़ दो। एक H को हटा के एक OH को जोड़ा, तो जहां से H हटा है ना, OH वहीं पे आके अटैक करेगा। तो क्या होगा, यहां पर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। H को मैंने यहां से हटाया है, तो अब जो रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर आपको OH, मतलब ये जो आपको नई संरचना मिली है, इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है बच्चों फिनोल। क्लियर? तो अल्कोहल बनाने का मतलब ही यही है कि H को हटाओ, OH को लगाओ। अगर आप H को एलिफेटिक कंपाउंड में से हटाते हैं, तो आपका एलिफेटिक कंपाउंड में से हटाओगे तो अल्कोहल बनेगा, एरोमेटिक में से हटाओगे तो फिनोल बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हुए आपके एरोमेटिक कंपाउंड। तो जब मैं अल्कोहल की बात करती हूं और जब मैं फिनोल की बात करूंगी तो क्या अंतर आएगा, ईथर की बात अभी हम बाद में करेंगे। तो अल्कोहल का मतलब हुआ कि मुझे R के साथ OH नजर आएगा, ठीक है। फिनोल का मतलब है एरोमेटिक, तो मुझे AR के साथ OH नजर आएगा। अब ईथर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप ध्यान रखो कि ईथर का मतलब है बीच में O और आसपास में कार्बन की श्रृंखला, जिसको हम कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, या हम इसको एल्केक्साइड ग्रुप भी कह सकते हैं। ईथर मतलब ये एक लैब में आपके कुछ ऐसे वलय होते हैं जिनमें बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, और बच्चों दे आर द स्मेलिंग सब्सटेंस। स्मेल भी कैसी, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है ईथर्स की, बिल्कुल परफ्यूम के जैसी स्मेल, जिसको हम ROR से लिखते हैं, ठीक है। अब ईथर वाला जो समूह है वो आपका कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास CH3 है, बीच में O आ गया और यहाँ पे आपका CH3 आ गया। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहेंगे, एल्कोक्सी, मतलब आसपास एल्केन और बीच में ऑक्सीजन, मतलब इसका नाम हुआ एल्कोक्सी। क्या बोलूंगी मैं इसको, एल्कोक्सी ग्रुप, इसको हम एल्कोक्सी समूह कहते हैं। और अगर हमको इसका नाम लिखना होता है ना, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ देखो CH3 है, दोनों तरफ CH3 मतलब दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है और बीच में O लगा हुआ है, तो इसका नाम हुआ डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम हुआ इसका, डाई मिथाइल ईथर। तो दोनों तरफ मेथिल ग्रुप, मतलब इसको मैं बोलूंगी डाई मेथिल, और साथ में बच्चों आप देख सकते हो कि बीच में O है, तो इसको बोलेंगे हम डाई मेथिल ईथर। जनरल स्ट्रक्चर ROR या ROR'। क्लियर इतना? तो आई होप कि सबको पता पड़ा कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर हम किसको बोलेंगे।
तो ये तो था इसकी जनरल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा जिसको हम बोलते हैं आधारभूत संकल्पनाएं। अब आगे क्या पढ़ना है, वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। वर्गीकरण मतलब कि अल्कोहल को कितने भागों में बांटा, फिनोल को हमने कितने भागों में बांटा और ईथर को हमने कितने भागों में बांटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले मुद्दे को। पहला मुद्दा कौन, अल्कोहल। ठीक है, अब पहला क्लासिफिकेशन जो मुझे पढ़ना है वो अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अल्कोहल हो सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई और 3 से ज्यादा हुए तो हम उसको पॉली कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले अगर एक OH समूह लगा है, क्या लगा है, एक OH समूह, तो अगर OH एक ही है तो मैं उसको बोलूंगी मोनो। क्या बोलूंगी, मोनो। अगर OH मेरे पास में 2 लगे हैं, कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, तो 2 को मैं बोलूंगी डाई। ठीक है, अल्कोहल समूह अगर मेरे पास में 3 लगे हैं, कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। अगर अल्कोहल समूह मेरे पास में 3 लगे हैं तो 3 अल्कोहलिक समूह को हम बच्चों क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राई। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राई। और अगर 3 OH से ज्यादा लगे हैं, तीन से ज्यादा लगे हैं, तो 3 से ज्यादा को ऑब्वियस सी बात है टेट्रा यहां पर नहीं बोलते हैं हम, 3 से ज्यादा को सीधा ही पॉली बोलते हैं। तो अगर OH एक लगा है तो वो मोनो होगा, 2 लगा है तो वो डाई होगा, OH 3 लगे हैं तो वो ट्राई होगा और 3 से ज्यादा लगे हैं तो वो पॉली होगा। तो ये तो हमने बात की अल्कोहल के वर्गीकरण की। अब स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं कि मोनो, डाई और ट्राई आप किसको कहोगे। तो उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि हम किसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक कहेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं मोनोहाइड्रिक से। ठीक है, अब मैंने बोला यहां लिखा है CH3OH, कितने अल्कोहल लगे, एक ही अल्कोहल ग्रुप है, तो मैं इसको कहूंगी कि इसका नाम है मोनोहाइड्रिक। क्या नाम है इसका, मोनोहाइड्रिक। अगर मैं बात करूं कि यहां CH2 है, यहां CH2 है, यहां OH लगा है, यहां भी OH लगा है, कितने अल्कोहल है, OH OH 2 नजर आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये क्या है, ये है डाईहाइड्रिक। ठीक है, अब मैंने बोला कि अल्कोहल समूह जो यहां पर लगे हैं वो 1 नहीं, 2 नहीं, कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। तो अगर अल्कोहलिक समूह आपको 3 नजर आते हैं तो बच्चों आप इसको क्या बोलोगे, इसका नाम हुआ ट्राईहाइड्रिक। क्या नाम हुआ, ट्राईहाइड्रिक। तो कितने हुए, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो क्यों बोला, क्योंकि कार्बन के साथ अल्कोहल समूह जो जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक है, तो एक अल्कोहल समूह है, मुझे यहाँ पे एक अल्कोहल समूह दिखा तो एक को मैंने नाम दिया मोनोहाइड्रिक। अल्कोहलिक समूह मुझे यहाँ पर 2 नजर आए तो 2 को मैंने नाम दिया डाईहाइड्रिक। अगर अल्कोहलिक समूह मुझे कितने नजर आए, 3 नजर आए, तो 3 अल्कोहलिक समूह मुझे यहाँ पर नजर आए तो मैं इसको बोलूंगी ट्राईहाइड्रिक। तो कितना हो गया, मोनो, डाई और ट्राई, तीनों हाइड्रिक हो गए और एक हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है। तो ये तो है आपके मोनो, डाई और ट्राई। अगर 3 से ज्यादा आपको अल्कोहलिक ग्रुप नजर आते हैं तो आप उसको सीधा बोलोगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है कि अल्कोहल को भी हम संकरण के हिसाब से देखते हैं। आप देखते हो कि C और OH के बीच में जो आबंध लगा हुआ है वो sp2 है, sp3 है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है या विनाइलिक है। अब एलाइल, बेंजाइल, विनाइल ये मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुकी हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो कार्बन और OH के बीच में आबंध है, ठीक है, उसका संकरण कैसा है, कि वो sp3 संकरणित है, sp2 उसका संकरण है, या फिर वो कैसा है आपका, या फिर वो एलाइलिक है, ठीक है, या फिर वो बेंजाइलिक है, या फिर वो विनाइलिक है।
क्लियर? तो इनके बेसिस पे भी हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपका जो C बॉन्ड OH है उसमें आपकी कार्बन का संकरण अवस्था कैसी है, sp3 है या फिर sp2 है। तो अब हम अल्कोहल को और डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों यहां पर लिखा हुआ है CH2OH, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके कितने कार्बन से जुड़ा है? अगर वो आगे जाके सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे? ये 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री को मैं कहती हूं प्राथमिक, ठीक है। अगली बात, OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो आगे जाके 2 कार्बन के साथ और जुड़ा है, कितने कार्बन के साथ और जुड़ा है? 2 के साथ, तो हम बोलेंगे ये हुआ हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री को मैं बोलती हूं द्वितीयक। क्लियर इतना? चलिए, अब मैंने बोला कि कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके 3 कार्बन के साथ और जुड़ा है, तो अगर वो 3 के साथ और जुड़ा है तो हम उसको बोलेंगे टर्शरी। टर्शरी मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब तृतीयक। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर वो आगे जाके 3 और कार्बन के साथ जुड़ा है तो हम उसको टर्शरी कहते हैं, और टर्शरी का मतलब होता है 3 डिग्री और 3 डिग्री का मतलब होता है बच्चों तृतीयक। इतना क्लियर? ये हुआ 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। तो उस बेसिस पे हमारे पास में अल्कोहल कौन से हो गए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर इतना? चलिए, अब अगर मैंने बोला कि यहां पर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर उन दोनों का आबंध कैसा है, उन दोनों का आबंध ऐसा है कि वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वहां पे sp3 संकरण है, तो हम इस तरीके का अल्कोहल बनाएंगे और ये अल्कोहल हमारा 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आबंध कैसा है? इस कार्बन का आबंध ऐसा है कि वो sp3 संकृत है, तो यहाँ पर ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसका संकरण कैसा है? sp3 संकरण है, ठीक है। अब हमने बोला कि कार्बन जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वहां पर आगे जाके जो है संकरण कैसा है? वो कार्बन आगे जाके जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उनके बीच में sp2 संकरण है। तो डबल बॉन्ड आते ही हम कहेंगे कि इस कार्बन का संकरण कैसा हुआ? इसके पास वाले कार्बन का संकरण sp2 हुआ, ठीक है। अब आप देखोगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड आता है, क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। जैसे कि मैंने बात की CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर हमने लिया CH2OH, ठीक है। अगर यहां पर कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाता है तो डबल बॉन्ड का मतलब है कि यहां पर OH जिससे जुड़ा है उसको आप बोलोगे एलाइलिक, उसको क्या बोलोगे? एलाइलिक अल्कोहल बोलोगे, ठीक है। अब अगर यहां पर बेंजीन की रिंग बनी है और OH यहां पर जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे इसको हम बेंजाइलिक बोलेंगे। जनरली आप जानते हो कि हम इसको फिनोल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप को हमने यहाँ लगाया तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक। उसके बाद होता है विनाइलिक। आपने देखा था हमने 2 पोजीशंस की बात पिछले लेक्चर में भी की थी, एक तो होते हैं जैम और एक होते हैं आपके विसिनल, ठीक है। तो यहाँ पर विनाइलिक आप किसको कहोगे? जिसमें आपको द्विक आबंध देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसका संकरण sp2 और आपको यहाँ पर द्विक आबंध देखने को मिल रहा है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? इनको हम विनाइलिक कहेंगे। अब बच्चों मैंने आपको बोला कि एक अल्कोहल हमारे बेंजाइलिक भी होते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ तो इसको आप बोलोगे कि ये तो फिनोल हुआ। क्या हुआ ये? इसको अभी हमने देखा कि इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिनोल बोलते हैं। लेकिन अगर आपने किसी रिंग के ऊपर, ये आपकी रिंग है, आपने यहाँ लिखा CH2OH, तो इसको हम बेंजाइलिक बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। और ये बेंजाइलिक कौन सा है, ये आपका 1 डिग्री वाला है। ठीक है, अब इसी जगह पे आपके 2 OH ग्रुप लगे होते तो वो द्वितीयक होता, 3 लगे होते तो वो तृतीयक होता। क्लियर है? तो ये था आपका क्लासिफिकेशन अबाउट एल्कोहल्स। तो बच्चों एलाइलिक अल्कोहल के बाद अब हम बात करेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल्स की। तो बेंजाइलिक अल्कोहल के केस में क्या होता है, देखिए जो आपके बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं, इस बेंजाइलिक अल्कोहल में हमेशा जो आपका OH ग्रुप होगा वो आपका जो भी आपका बेंजीन का वलय होगा उसमें sp3 संकरित कार्बन के पे जुड़ा होगा, उसके अगले कार्बन पे हम बात करेंगे वो जुड़ा होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे बेंजाइलिक अल्कोहल में प्राथमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे कार्बन को यहां जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां लिखती हूँ CH2OH, किस कार्बन पे जुड़ा होगा, sp3 संकरित कार्बन पर, वो sp3 संकरित कार्बन से अगले कार्बन पे वो जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम उसको यहां पर जोड़ेंगे और ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? अब अगर मुझे इसी का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखिएगा हमने दोबारा से बेंजीन की रिंग को फॉर्म किया। अब हमें क्या करना है, इस CH2OH की जगह यहां पर हमको रखना है CHOH। ठीक है, और इसी कार्बन में से हम क्या करेंगे, एक और कार्बन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब ये स्ट्रक्चर यहाँ से जुड़ गया तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल्स को हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे कहलाते हैं द्वितीयक अल्कोहल। चलिए अब बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल की, कि तृतीयक अल्कोहल को हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें तृतीयक अल्कोहल बनाना है तो दोबारा हमने फॉर्म किया बेंजीन की रिंग, क्योंकि हम बेंजाइलिक अल्कोहल्स पढ़ रहे हैं तो बेंजीन की रिंग में हमें 3 डिग्री अल्कोहल को मेंशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन के साथ हमारा जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। और अगर मुझे इसी को तृतीयक बनाना है तो तृतीयक बनाने के लिए मुझे एक कार्बन यहाँ लगाना पड़ेगा और एक कार्बन लगाना पड़ेगा यहाँ। तो ये 3 अगर कार्बन आपके यहाँ पर दिखते हैं तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और 1 है तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल भी हमारे पास में 3 तरीके के हुए, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। तो देखते हैं कि फिनोल का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। चलिए अब हमें वर्गीकरण पढ़ना है फिनोल का। ठीक है, फिनोल का मतलब क्या हुआ, रिंग के ऊपर आपका OH। अब बच्चों अगर आपको रिंग के ऊपर एक OH दिखता है तो मैं इसको बोलूंगी, इसका नाम है मोनोहाइड्रिक फिनोल। इसका नाम क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, अब अगर रिंग के ऊपर मुझे 2 OH दिखे, रिंग के ऊपर कितने OH दिखे, इस रिंग के ऊपर मुझे 2 OH दिखे तो मैं इसको बोलूंगी कि इसका नाम है डाईहाइड्रिक फिनोल। डाईहाइड्रिक फिनोल। अब अगर मुझे रिंग के ऊपर 3 फिनोल दिखे, कितने फिनोल, 3, तो मैं इसको बोलूंगी ट्राईहाइड्रिक फिनोल। क्लियर? तो ये था आपका फिनोल का वर्गीकरण। तो फिनोल भी आपके 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत हैं। एक OH लगा है तो उसको मोनोहाइड्रिक बोलो, 2 लगे हैं तो डाईहाइड्रिक बोलो, और 3 लगे हैं तो ट्राईहाइड्रिक बोलो। क्योंकि OH ग्रुप को या तो हम हाइड्रिक कहते हैं या फिर हम उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्लियर? तो फिनोल का वर्गीकरण बहुत ही ईजी था। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में जो तीसरा वर्गीकरण हमें पढ़ना है वो है हमारा 3rd टॉपिक, ईथर के बारे में। ठीक है, तो आपका तीसरा वर्गीकरण है ईथर के बारे में। अब हमें वर्गीकरण पढ़ना है ईथर का। अब बच्चों ईथर है ना, वो आपके पास में दोबारा 2 तरीके के होते हैं। एक का नाम होता है सरल और एक का नाम होता है मिश्रित। ठीक है, सरल को हम समतित भी बोलते हैं
और समतित का मतलब, समतित और असमतित का मतलब होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब सरल या सममित हम एक ही बात बोलेंगे, और दूसरा आपका होता है मिश्रित ईथर। एक हो गया हमारे पास में सरल और एक हो गया हमारे पास में मिश्रित। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीच में O देखने को मिले और साइड में आपके पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो, ठीक है, तो इस ग्रुप को मैं बोलूंगी एल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहूंगी? एल्कोक्सी ग्रुप या फिर एल्कोक्सी समूह हम इसको कहते हैं, और इसी को हम ईथर भी कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे समझिए, उदाहरण मैंने बोला कि यहां पर मेरे पास में CH3 है और यहां भी CH3 है, यहां पर मेरे पास में C2H5 है, बीच में O है, यहां भी मेरे पास में C2H5 है। आप यहां पर बहुत आसानी से देख सकते हो कि O के दोनों ओर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सममितता है, सिमेट्री है। इस O के इधर भी C2H5 लगा हुआ है, इधर भी C2H5 लगाया है, दोनों जगह मैंने एक ही ग्रुप लगाया है। यहाँ पे मैंने लगाया है मेथिल ग्रुप, यहाँ लगाया है मैंने एथिल ग्रुप। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप बोलोगे कि ये ईथर हमारे कौन से हुए, इनको हम बोलेंगे सरल और समतित ईथर। ये कौन से ईथर हुए? ये हुए आपके सरल ईथर। क्लियर? अब अगर आपको ऐसा ना देख के ऐसा देखने को मिले, एक साइड तो भाई CH3 लगा हुआ है और दूसरी साइड भाई साहब C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिले। क्लियर? अब देखो, ये जो एल्कोक्सी है मेरा O है, इसके एक तरफ तो CH3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ C2H5 लगा हुआ है, ठीक है। तो एक जैसा नहीं है ना, ये आपका असममित है, तो इसको हम बोलते हैं मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर, ठीक है। तो आपके सरल ईथर होंगे ना, सरल जो होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, दोनों साइड एक जैसा समूह लगा होगा, लेकिन जो मिश्रित होंगे एक साइड कुछ और होगा, एक साइड कुछ और होगा। तो इसको मैं जनरली कैसे लिखती हूँ, हम इसको लिखते हैं ROR, ठीक है, इधर भी R उधर भी R, लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है ROR डैश। R डैश क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है एक तरफ कोई और ग्रुप हो और दूसरी तरफ आपका कोई और ग्रुप हो। क्लियर? तो ये ईथर का था वर्गीकरण सरल और मिश्रित के रूप में। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर था, बेसिकली हमने उसमें अल्कोहल, फिनोल और ईथर के जनरल इंट्रोडक्शन की बात की, और साथ ही हमने तीनों का वर्गीकरण भी देखा। अल्कोहल को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, मोनो, डाई और ट्राई, और उसके बाद हमने देखा कि वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी होते हैं। किस बेसिस पर? उनके संकरण के बेसिस पर, कि संकरण sp3 है या फिर sp2 है। इसके अलावा हमने विनाइलिक, बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल के बारे में जाना। फिनोल भी हमारे पास में 3 होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल और ट्राइहाइड्रिक फिनोल। उसके बाद हमने ईथर का वर्गीकरण देखा। ईथर का वर्गीकरण भी हमने 2 रूपों में देखा, एक आपके सरल जो कि सामान्य है, जो कि सिमेट्रिकल है, और एक आपके मिश्रित हैं जिनको हम अनसिमेट्रिकल कहेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप सभी बच्चों को ये लेक्चर क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस या डीपीपी से रिलेटेड आपको जो भी चीजें आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप हमें आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप, और आप वहां पर सारा ही मटेरियल और सारे ही क्वेश्चंस जो आपको रिक्वायर्ड है वहां पर अवेलेबल है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और हम डिस्कशन करेंगे इसके लेक्चर 2 का, जिसका नाम है नाम पद्धति। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।